Hello, children. Good morning. How are you? Today we read chapter 3rd, the Vedic civilization. Already we had read chapter 1st and chapter 2nd. We had gained more knowledge about Indus Valley civilization, part 1st and part 2nd. Now we read our new chapter, chapter 3rd, the Vedic civilization. Students, standard 6 के students, it's your key terms. आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड है, इसका एक्सप्लेन किया गया है, ये भी वर्ड है, यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, इसे आप अच्छी तरह से समझ करके पढ़ लेना. दिस इज योर टाइम लाइन. अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड एंड लास्ट प्रेजेंट डे. The period that started in 1500 BC and continued up to 600 BC known in history as the Vedic civilization. जो हिस्ट्री में जो पीरियड था, जो स्टार्ट हुआ था 1500 BC और ये कंटिन्यूड रहा अप टू 600 BC, तो ये पीरियड वैदिक सिविलाइजेशन कहलाया. दिस इज अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया. ये इंडिया का, ये भारत का सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन, अर्लीस्ट सिविलाइजेशन था जिसके पास रिटन रिकॉर्ड्स थे. इट इज नेम आफ्टर द वेदास. बाद में इसका नाम जो हुआ वेदास, द लिटरेचर ऑफ आर्यंस, द 4 वेदास. जो आर्यंस के लिटरेचर थे, उनके जो साहित्य से थे, वो 4 वेद थे. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद वेर कंपोज ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो स्टूडेंट्स, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड में ये 4 लिटरेचर कंपोज हुए थे. सोर्सेज, आवर मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस आर द वेदास. तो जो मेन इंफॉर्मेशन के जो सोर्स आर्यंस के, वो आर द वेदास. वेदास है. वेदा इज संस्कृत वर्ड डिराइव फ्रॉम द रूट. वेदा एक संस्कृत वर्ड है जो रूट वर्ड से निकला है, विद, दैट मीन्स नॉलेज. देयरफॉर द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज. तो कहने का मतलब ये है कि वर्ड जो वेदा है, इसका जो मीन्स होता है वो नॉलेज है. ऑल द 4 वेदा आर रिटन इन संस्कृत एंड कंटेन्स हाइम्स इन प्लेस ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस. स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि जो वर्ड वेदा है, इसका मीन्स से नॉलेज होता है. और ये 4 वेदा के बारे में मैंने आपको बताया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. इसके बारे में जो बताया गया, तो ये संस्कृत में लिखा हुआ और उसमें कितने सारे भजन हैं जिसके द्वारा वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस की प्रशंसा की जाती है, देवी देवताओं की प्रशंसा की जाती. हाउएवर इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, तो कुछ शताब्दी की बात करेंगे, मेनी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैज़ बीन फाउंड. कुछ बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो थे, सबूत जो थे, वो पाए गए. द हिस्ट्री ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन इज रिटन बाय कंबाइनिंग बोथ द सोर्सेस. तो जो सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री है, ये बोथ सोर्स से कंबाइन लिखी जो गई है, इन दोनों सोर्सों को लेकर के. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि ये मैप है, ये वर्ल्ड मैप का कुछ हिस्सा लिया गया है. यहाँ देख सकते हैं यूरोप, तुर्की, हिंदू कुश, ईरान, इंडिया. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे है कि द एंसेस्टर ऑफ द पीपुल हु रोट ऋग्वेद में हैव कम फ्रॉम हेयर. जैसे कि आर्यंस के बारे में बताया था कि आर्यंस जो ट्राइबल पीपल थे, तो कैसे मूव करते हुए हिंदू कुश माउंटेन पास के जरिए वो इंडिया में इंटर किए. आप देख सकते हो किस तरह से वो मूव किए. यूरोप की बात करेंगे, तुर्की कहीं पे वो रुके भी, सेटल्ड भी हुए, और इस तरह से होते हुए वो आप माउंटेन पास के जरिए वो मतलब कि आर्यंस पीपल जो थे, वो ट्राइबल पीपल जो थे, वो इंडिया में इंटर किए. रूट्स ऑफ माइग्रेशन ऑफ आर्यंस. The Vedic civilization is divided into 2 periods. So students, now we read about Vedic civilization. The Vedic civilization is divided into 2 periods. First, early Vedic period, Brahmavarth, जिसको ब्रह्मवर्त कहा गया, 15,000 BC to 1000 BC. Later Vedic period, Aryavarth, 100,000 BC to 600 BC. We read next point, settlement. In the early Vedic period, Aryans settled in area called सप्त सिंधु. तो अर्ली वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं कि जो आर्यन जो सेटल हुए थे, वो सप्त सिंधु, जो लैंड ऑफ 7 रिवर्स है, इसे सप्त सिंधु कहा गया. द एरिया ऑफ 7 रिवर्स वाज फॉर्म्ड बाय रिवर्स. ये जो एरिया जो थी 7 रिवर्स की बनी थी रिवर इंदुस, जिसको हम सिंधु नदी कहेंगे, और उसकी ट्रिब्यूटरीज नदी, उसकी सहायक नदियां से मिलकर.
द अर्लियर सेटलमेंट्स वे आर कन्फाइंड इन द वैली ऑफ रिवर सिंध एंड ट्रिब्यूटरीज। जो अर्लियर सेटलमेंट्स थे मतलब कि इन द वैली ऑफ रिवर सिंध इट्स ट्रिब्यूटरीज। इन द लेटर वैदिक पीरियड दे मूव्ड ईस्टवार्ड एंड सेटल, वो ईस्टवार्ड से मूव्ड हुए थे और गंगा यमुना प्लेन्स के बाद वो सेटल हुए थे, स्थित हुए थे। दे कॉल्ड इज आर्यवर्त द लैंड ऑफ आर्यंस। Most historians believe that the original home for Aryans was Central Asia around the Caspian Sea. मोस्ट हिस्टोरियन इतिहासकार थे, उनका इस बात में विश्वास था कि उनका जो ओरिजिनल होम होता था आर्यंस का वो सेंट्रल एशिया था जो कैस्पियन सी के अराउंड। दे ऑल्सो बिलीव डेट आर्यंस लेड अ पैस्टोरल लाइफ। उस बात में विश्वास करते थे कि उनका जीवन जो होता था वो देहाती जीवन, जो मतलब कि जो विलेज लाइफ होती थी, देहाती जो जिंदगी होती थी वो जीते थे। कैटल, शीप एंड हॉर्सेस वेयर सेंट्रल पॉइंट्स ऑफ देयर लाइफ। उनके लाइफ का जो सेंट्रल पॉइंट्स होता था वो कैटल, शीप, हॉर्सेस, वो मवेशी को पाला करते थे, डोमेस्टिकेशन करते थे उनका। दे नीड फ्रेश एंड न्यू पास्चर ऑफ देयर एनिमल्स। उन्हें अपने मतलब कि मवेशियों के लिए, जानवर के लिए उन्हें ताज़ा फ्रेश पास्चर की ज़रूरत पड़ती थी। दिस वॉज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन ऑफ दिस माइग्रेशन। तो कहा जाता है कि हो सकता है, जैसा कि मैंने अपने अर्लियर क्लासेस में भी, प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों को पढ़ाया है कि उनके माइग्रेशन की दो तीन वजह बताई गई, जिसमें से एक वजह ये भी बताई गई कि हो सकता है कि उन्हें न्यू पास्चर की जरूरत पड़ती, एनिमल्स के लिए जरूरत पड़ी होगी, तो उन्होंने माइग्रेट किया होगा। ड्यूरिंग माइग्रेशन सम ऑफ देम मूव टू यूरोप, कुछ यूरोप से मूव्ड हुए, एंड सम टर्न ईस्टवार्ड, कुछ ईस्टवार्ड की तरफ टर्न हुए। दे फर्स्ट सेटल इन ईरान, पहले वो ईरान में सेटल हुए, फिर वहां से वो मूव्ड हुए इंडिया की तरफ आए। आप देख सकते हैं स्टूडेंट किस तरह से दिया हुआ है कि वो ईरान में वो यहाँ पर सेटल्ड हुए और उसके बाद से वो हिंदू कुश माउंटेन पास के थ्रू वो इंडिया में इंटर किए। द फर्स्ट सेटल ईरान, देन मूव्ड ईस्टवार्ड, देन मूव टू इंडिया। द आर्यंस इन इंडिया, जो इंडिया में आर्यंस आए, आर कॉल्ड इंडो आर्यंस और सिंपली आर्यंस। इस तरह से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये इंडिया का मैप है, कुछ हिस्सा इसमें लिया गया है। यहाँ सप्त सिंधु जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है, और उसके बाद से आर्यवर्त के बारे में दिखा हुआ है, यहाँ पे कलर्ड है, आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आर्यंस वेयर द वैदिक पीपल सेटल। एरियाज है वो जहाँ पे वैदिक पीपल सेटल्ड हुए थे, सप्त सिंधु में, आर्यवर्त में। मैंने आपको पढ़ाया है इसके बारे में, पहले ही उस पैरा में पढ़ा दिया है। नो मोर स्टूडेंट, आप इस पे ध्यान देना, आपके बुक में ऐसा कॉलम है चैप्टर्स में, नो मोर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम। वन इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑफ आर्यंस सेंट्रल एशियन रूट्स ऑफ देयर लैंग्वेज। कुछ एविडेंस जो महत्वपूर्ण एविडेंस था आर्यंस का सेंट्रल एशियन रूट ऑफ देयर लैंग्वेज, डेट इज संस्कृत। तो जैसे कि मैंने बताया था कि वैदिक से जो भी वेदा जो लिखे गए थे लिटरेचर, वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इट वाज सेवरल सिमिलरिटीज विद द यूरोपियन लैंग्वेज में, जैसे कि संस्कृत की बात करें तो और यूरोपियन लैंग्वेज जो है तो इसमें बहुत सिमिलरिटीज, बहुत कुछ समानताएं पाई जाती हैं। संस्कृत, लैटिन, इंग्लिश लैंग्वेजेस। मैट्री मदर, मैटर मदर, शतम 100, सेंचर सेंचुरी, शताब्दी को जिसे कहते हैं। थ्री को ट्री बोलते हैं संस्कृत में, ट्रीज, इंग्लिश में थ्री। दिस शो द सिमिलरिटी बिटवीन संस्कृत, लैटिन एंड इंग्लिश। ये शो करता है किस तरह से संस्कृत और लैटिन में और इंग्लिश में सिमिलरिटीज पाई जाती थी, समानताएं पाई जाती थी। नाउ वी रीड आवर नेक्स्ट पॉइंट, अर्ली वैदिक पीरियड ब्रह्मवर्त। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं आवर नेक्स्ट पॉइंट, 1500 BC to 1000 BC। वी नो अबाउट द लाइफ, सोसाइटी एंड अचीवमेंट ऑफ द पीरियड मेनली थ्रू द ऋग्वेद। हम लोग जो उनके सोसाइटी के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में जानते हैं तो वो ऋग्वेद के थ्रू ही जानते हैं। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द, इसी वजह से इसे कहा जाता है ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है, ऋग्वेदिक एज भी कहा जाता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो हम समझेंगे स्टूडेंट उस टाइम में किस तरह का उनका राजनीतिक संगठन हुआ करता था, कैसा उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। द आर्यन गेव अप देयर नोमैडिक लाइफ। आर्यन जो थे पहले नोमैडिक लाइफ जीते थे, जैसे कि मैंने बताया था कि वो मूव करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी न किसी चीज़ के सर्च में, लेकिन उन्होंने इस नोमैडिक लाइफ को गिव अप किया, छोड़ा। ड्यूरिंग दिस टाइम दे स्टार्टेड लिव सेटल लाइफ, उन्होंने अपना सेटल लाइफ स्टार्ट किया। दे वेयर डिवाइडेड इनटू मेनी
ट्राइब्स कॉल्ड जना, वो कितने सारे ट्राइब्स में, कबीले में, जना में वो बट गए। द जना कंसिस्टेड ऑफ मेनी विलेज कॉल्ड ग्राम्स, तो वो जो जना जो था तो उसमें कितने सारे विलेजेस आते थे जिसे ग्राम कहा गया, ग्रामास है, ग्राम कहा गया, जिसे हम विलेज भी कह सकते हैं। ग्रामास वेयर द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये सबसे छोटा यूनिट होता था। द हेडमैन ऑफ द ग्राम वाज कॉल्ड ग्रामनी, जो ग्राम का हेडमैन होता था, मुखिया होता था, प्रधान होता था, वो ग्रामनी होता था। अ ग्राम कंसिस्टेड ऑफ अ नंबर ऑफ फैमिलीज, एक ग्राम जो था वो नंबर ऑफ फैमिलीज, मतलब कि उसमें कितने सारे फैमिलीज आ जाते थे। ईच ट्राइब हैड अ चीफ कॉल्ड राजन, आपको मालूम होना चाहिए कि उनका जो मुखिया होता था, जो हेड पर्सन होता था, उस कबीले का राजन कहलाता था। ही वाज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड पोटेंशियल, उन सिलेक्ट किया जाता था उसकी एबिलिटी पे, उसके पोटेंशियल पे, उस काम को करने योग्य है कि नहीं, उसमें एबिलिटी पाई जाती है कि नहीं, ये सारे कुछ देख करके उसे राजन सिलेक्ट किया जाता था। द पोस्ट व्याज नॉट हेरिडेटरी, ये पोस्ट वंशानुक्रम नहीं था, ये वंश के अनुसार नहीं चलता था। ही मेन ड्यूटीज वे टू डिफेंड टू हिज जना फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, उसकी मेन ड्यूटी ये होती थी, उसका मेन कर्तव्य ये होता था कि जो भी जना के लोग हैं उनकी हिफाजत करे, जो बाहरी आक्रमण हो रहे हैं उनसे। और उसके अलावा पीपल वेलफेयर, लोगों का कल्याण करना, उनकी भलाई करना, उनके फेथ के बारे में सोचना। एंड टू प्रोटेक्ट देयर कैटल, और जो भी मवेशियों को वो पालते थे, और जो वो मवेशियों को जो पालते थे उनका भी प्रोटेक्ट करना। पीपुल अफोर्ड बलि, उस टाइम में स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि बलि की प्रथा पाई जाती थी। पीपुल बलि अफोर्ड करते थे, वॉलंटरी टू विट्स फॉर हिज सर्विस। दे वेयर टू ट्राइबल असेंबलीज, दैट इज द सभा एंड द समिति। तो ट्राइबल असेंबली जो थी वो सभा समिति में डिवाइडेड थी। द सभा वाज अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स एंड इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द ट्राइब, सभा में क्या होते थे कि काउंसिल ऑफ एल्डर्स होते थे, और जो महत्वपूर्ण लोग होते थे, मेंबर्स होते थे उस कबीले के, वो शामिल होते थे। इट एडवाइज द राजन ऑन ऑल इम्पोर्टेंट सोशल एंड पॉलिटिकल इशू, राजा को एडवाइस करते थे कोई भी पॉलिटिकल और सोशल इशू होता था। द समिति वाज अ जनरल असेंबली, समिति जनरल असेंबली होती थी, आम सभा होती थी। ऑल मेंबर्स ऑफ द ट्राइब टुक पार्ट इन, जो सभी मेंबर जो होते थे वो इसमें हिस्सा ले सकते थे। द पीपुल गैदर्ड हेयर फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को लेकर के लोग वहां पे गैदर्ड होते थे। बट दोज असेंबलीज चेक द पावर ऑफ राजन, आप देख सकते हैं ये फ्लो चार्ट है स्टूडेंट्स। राजन चीफ हुआ करता था, पुरोहित, एडवाइजर ऑफ द चीफ, सेनानी, कमांडर। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि दो पार्ट में डिवाइडेड थे, सभा और समिति। सभा काउंसिल ऑफ एल्डर्स, इंपोर्टेंट मेंबर्स, असेंबली ऑफ ऑल मेंबर्स, बोथ कीप्ट अ चेक ऑन राजन। सोशल लाइफ, तो हम उनके सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। फैमिली सिस्टम, द आर्यंस कॉल्ड देयर फैमिली कुला, जो आर्यंस देयर फैमिली जो होती थी उनकी कुला कहलाती थी, मतलब कि फैमिली कुला। दे फॉलोड द जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम अपने भारत देश की बात करेंगे तो यहाँ की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है जॉइंट फैमिली की। मेनी जनरेशन लिव्ड, मेनी जनरेशन लिव टुगेदर, लोग जो थे, जो भी जनरेशन थे, शुरू से वो एक साथ रहते चले आ रहे थे। द ओल्डेस्ट मेल मेंबर वाज द हेड ऑफ द फैमिली एंड वाज द कॉल्ड ऑफ कुलप और गृहपति। जो ओल्डेस्ट मेल मेंबर होते थे वो फैमिली के हेड होते थे, जो कुलप या फिर गृहपति कहलाते थे। वुमेन हेल्ड रिस्पेक्टफुल पोजीशन इन द ऋग्वेदिक सोसाइटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। ऋग्वेदिक सोसाइटी में जो विमेन होती थी उनका पोजीशन बहुत रिस्पेक्टफुल हुआ करता था, जो धीरे धीरे बाद में खत्म होने लगा। विमेन वे आर रिस्पेक्टेड एंड दे रिसीव एजुकेशन, उन्हें बहुत इज्जत की नजर से देखा जाता और वो शिक्षा भी रिसीव कर सकती थी। दे वेर ऑल्सो अलाउड टू स्टडी द वेदास, उन्हें अलाउ था कि वे वेदा की स्टडी कर सकती थी। दे वेर परमिटेड टू अटेंड समिति मीटिंग, उन्हें इस बात परमिटेड था कि वो समिति मीटिंग में भी वो इन्वॉल्व हो सकती थी। दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन डिबेट्स, कोई भी वाद विवाद का मैटर होता या कोई डिस्कशन होता तो उसमें वो हिस्सा लेती थी। दे इवन नोन टू हैव कंपोज हाइम्स, जो मतलब कि वीमेन थी वो जो भजन होते थे उसको वो कंपोज करना जानती थी। गार्गी एंड मैटरी वे टू हाईली एजुकेटेड वीमेन हु लिव ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में दो एजुकेटेड लेडी का नाम आता है, गार्गी एंड मैटरी। तो स्टूडेंट्स
अब नेक्स्ट क्लासेस में हम दूसरे पॉइंट्स पढ़ेंगे। आई होप कि आपको जो कुछ भी मैं पढ़ाई वो समझ में आया होगा। तो आपके अब होमवर्क का टाइम आ गया है। इट्स योर होमवर्क। की टर्म में जो भी वर्ड हैं उनको एक्सप्लेन करके बताया गया है। ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स। आप इसे अच्छे से समझ करके याद कर लेना। ओके, वी नीड आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।